लेकिन आज शंखनाद के मंच पर चर्चा होगी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री इंदर सिंह परमार जी से। आकाश मेरे सहयोगी पहुंच चुके हैं और जोरदार तालियों से स्वागत करिए। स्वागत है आपका इंदर सिंह परमार जी, कैबिनेट मिनिस्टर, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार। ओवर टू यू दिव्यांश एंड आकाश। बहुत बहुत शुक्रिया तृप्ति। युवाओं ने शंखनाद किया है कि वो एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके जीवन में अच्छा रोजगार आए, वो तकनीकी शिक्षा लें, उच्च शिक्षा लें, उनके जीवन सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। और उच्च शिक्षा मंत्री से आज हम इसी मुद्दे पर सवाल जवाब करेंगे। इंदर सिंह परमार जी, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत करने के साथ पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जब उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का हम जिक्र करते हैं तो भविष्य को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या योजनाएं हैं, क्या रोड मैप है कि ये और उन्नत करे और भविष्य विद्यार्थियों का और उज्जवल हो? 2020 में जब अपने देश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें एजुकेशन सिस्टम पर पूरे पर पुनर्विचार करने का एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। चाहे वो स्कूल शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, आयुष विभाग हो, सभी पर एक बड़ा ड्राफ्ट तैयार हुआ। देश के शिक्षाविद, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं की पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, और क्योंकि देश के निर्माण का काम शिक्षा के क्षेत्र का है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र को देशानुकूल बनाना, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे, ऐसे लोग तैयार करना, ये सारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में कहा गया है। मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ड्राफ्ट को लागू करने का तैयारी की और लागू किया गया। कई क्षेत्रों में हम उसको लागू कर चुके हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब देश के संदर्भ में शिक्षा की बात होगी तो अब मध्य प्रदेश भी किसी राज्य से पीछे राज्य रहने वाला नहीं है। इसलिए बहुत काम किया है और तेज गति के साथ बड़े बड़े निर्णय मध्य प्रदेश करने जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास विश्वविद्यालय थे, लेकिन कई दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी आवश्यकताएं थी। हमने नई सरकार बनी, मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तत्काल 3 विश्वविद्यालय नए स्थापित किए मध्य प्रदेश में। और हम शासन स्तर से शिक्षा के लिए ज़्यादा विद्यार्थियों को दूरस्थ क्षेत्र में से आना पड़े, दूर दूर तक जाना पड़े, इसके लिए हमने कोशिश की है कि लोगों को निकटतम स्थानों पर शिक्षा अच्छी प्राप्त की जा सकती है। ऐसा बड़ा एक परिवर्तन करने के लिए कदम उठाया हमने। हम जानते हैं कि पूरे पाठ्यक्रम को फिर से तैयार किया जा रहा है। एनसीईआरटी तैयार कर रही है, राज्य में हम उसको पूरा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक प्रकार से शिक्षा के द्वारा एक जो बेसिक परिवर्तन है, जिसमें भारत की ज्ञान परंपरा को सम्मिलित किया गया है, भारत के गौरवशाली और वो जिस पर गर्व करना चाहिए ऐसा हमारा इतिहास रहा है, उसको फिर से यानी सही तथ्यों के साथ में भारत के इतिहास को सही संदर्भ में विद्यार्थियों के बीच में जाना चाहिए, समाज के बीच में जाना चाहिए। कि जिस देश का इतिहास बच्चों को सही नहीं मालूम होगा, वहाँ का समाज हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है। इसलिए लोगों को कई मुद्दों को लेकर के इतिहास के पन्नों में जो गलत चीज़ें थी उनको ठीक करना, दुरुस्त करना और सही परिप्रेक्ष्य में सही इतिहास रखने का काम किया जा रहा है। क्या उच्च शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अब तक सही इतिहास बच्चों को नहीं पढ़ाया गया? मुझे याद है कि आपको जब उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार मिला, आपने कहा कि सिकंदर महान और अकबर महान नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा, स्कूल शिक्षा विभाग में भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि भारत के लिए जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, इस वतन के लिए, मातृभूमि के लिए लड़ने वाला व्यक्ति भारत भूमि के लोगों के लिए महान होगा। विदेशी आक्रांता या लुटेरा वो भारत के लोगों के लिए महान कैसे हो सकता है? मैं सिकंदर का उदाहरण देता हूँ। सिकंदर महान भारत के लिए क्यों होगा? विश्व विजेता सिकंदर कह करके भारत के लोगों को पढ़ाने की जरूरत क्या है? जो लुटेरा यूनान से चलकर आया, दुनिया को लूटता आया, हिंदुस्तान में लूटने की कोशिश की, पौरुष से पराजित हुआ, यानी एक प्रकार से भारत की भूमि पर वो उसने घुटने टेक दिए। भारत में जीता नहीं, दुनिया को जीत लिया होगा, भारत को नहीं जीता उसने, यहाँ पराजित होकर भगा है। फिर भारत के लोगों को विश्व विजेता कह करके उसको लिखने की जरूरत क्या इतिहास के पन्नों पर? और एक विदेशी लुटेरे को
महान पढ़ाने की जरूरत क्या है भारत के इतिहास के पन्नों पर? एक गलत तथ्यों के आधार पर उसको महान बताया गया, उसकी पराजय को क्यों नहीं लिखा गया? उसके सेनापति सेल्यूकस की पराजय को क्यों नहीं लिखा गया? उसने जब पराजित हुआ तो अपनी जान की भीख मांगी उसके सेनापति ने, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य से, और संधि करके भगा इस धरती से। उसको अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करके, हेलना से करके उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। ये इतिहास के पन्नों पर दर्ज क्यों नहीं किया गया? केवल उसको महान और विश्वविजेता लिखने की क्या जरूरत थी? तकनीकी शिक्षा विभाग भी आपके पास है, प्रदेश का एकमात्र प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, और यहां पर 19 करोड़ से अधिक की गड़बड़ी का मामला सामने आता है। तत्काल मंत्री साहब पहुंच जाते हैं विश्वविद्यालय। मैं आपको कवर कर रहा था एबीवीपी का प्रदर्शन, और आप वहां पहुंचते हैं, आपकी चेतावनी पर एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई होती, कुलपति गिरफ्तार होते हैं। क्या ये अन्य विश्वविद्यालयों के लिए सरकार की चेतावनी भी है कि गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा? देखिए, बड़ा करप्शन का मुद्दा जब ध्यान में आया, विद्यार्थी परिषद ने ध्यान में दिलाया, हमने तत्काल कार्रवाई की है। और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कोई कुलगुरु या कुलपति जेल में गए हैं, और ये भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का जो हमारा कदम है, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी ओर कदम उठाया है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऐसी जहाँ जहाँ जानकारी आ रही है, उसकी भी हम सब दूर जांच कराने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। मंत्री जी, जितनी जल्दी कार्रवाई हो रही है, जितनी जल्दी कदम उठा रहे हैं, युवाओं के लिए भी मन में उनके एक सवाल होगा कि इतनी जल्दी रोजगार सृजन को लेकर भी हो। जो छात्र, जो विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, रोजगार सृजन के लिए, रोजगार के लिए नए नए रास्ते निकालने के लिए आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं? क्या जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? देखिए, तकनीकी शिक्षा का जहाँ तक विषय है, हमारे पास जितने महाविद्यालय है और जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, लंबे समय से परंपरागत उसमें पाठ्यक्रम चल रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली बार मध्य प्रदेश में हमने ऐसा किया है कि 4-5 घंटे लगातार बैठ करके, एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ करके, आईआईटी के लोगों के साथ बैठ करके, ट्रिपल आईटी के लोगों आईआईटी के साथ बैठ करके, मेनिट के प्रोफेसरों के साथ बैठ करके, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ करके हमने तय किया कि आज की आवश्यकता क्या है समाज को, आज कैसे युवा की ज़रूरत है। इसलिए इंडस्ट्री के साथ भी हम अगला जो कदम उठाने वाले हैं, जो हमने तैयारी की है, फिर उसको इंडस्ट्री के साथ की भी आज मांग क्या है आपकी मांग के अनुरूप हम अपने पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करेंगे, ताकि हमारा जो विद्यार्थी है पढ़ाई करके डिप्लोमा या डिग्री लेकर के घर नहीं बैठे, उसको रोजगार मिल जाए। एक बहुत बड़ा कदम मध्य प्रदेश उठा रहा है, बहुत जल्दी इस पर काम प्रारंभ हो रहा है। सियासत की बात कर लेते हैं सर। 2 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। मालवा अंचल जहां से आप आते हैं, वहां पर मालवा अंचल का इंदौर जिला कांग्रेस मुक्त कर दिया आपने, प्रत्याशी ने तो नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। मालवा की सियासत कैसी लग रही है आपको? क्योंकि जो मालवा निमाड़ है, संघ की पाठशाला भी कही जाती है, इस बार जनता का मूड आप कितना भांप पा रहे हैं? देखिए, वो विषय तो वैसे कांग्रेस का है, हमारा नहीं है, परंतु फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना फॉर्म वापस लिया। उनके सामने जो भी परिस्थिति रही हुई, उनको लगा होगा हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ चुका है। और मैं तो बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपको कि ये तो सारा, जब देश ने 22 जनवरी को जब कांग्रेस ने अयोध्या के भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, उसी दिन से कांग्रेस खाली होती जा रही है। कांग्रेस के बूथ खाली होते जा रहे हैं। कि ये तो प्रत्याशी है, लेकिन जनता में भी तो जरा देखें, सब बूथ के बूथ खाली हो रहे हैं। जब लगने लगा लोगों को कि जो राम के विरोध में जा सकने वाले लोग हो, तो राम भक्त लोगों को ठेस पहुंची है, सनातन भक्त के लोगों को ठेस पहुंची है। और मैं तो ये कहता हूं, जब कांग्रेस ने ये कहा कि हम 370 धारा को फिर से बहाल करेंगे, तो जो देशभक्त लोग हैं, जो भारत को अखंड भारत देखना चाहते हैं, ऐसे जो कांग्रेस में लोग हैं, वो भी कांग्रेस छोड़ करके अन्य दलों में जा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है आकाश, जरा माहौल सियासी है तो सियासत जुड़ा एक और सवाल पूछ लीजिए। मैं छात्रों के भविष्य की बात इसके बाद करूंगा। सर, आपको लगता नहीं कि 22 जनवरी के बाद से राम भक्ति ज्यादा नहीं जगी? इसके पहले तो लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे थे, राम मंदिर के निर्माण की बात तो पहले से चल रही थी। नहीं, राम मंदिर का निर्माण और कांग्रेस की भूमिका देश जानता है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस के एक प्रवक्ता प्रमोद कृष्णन जी कांग्रेस के प्रवक्ता रहे,
जब कांग्रेस के लोगों ने निमंत्रण अस्वीकार किया, देश के लोग मंदिर निर्माण से संबंधित लोग सभी लोगों के पास गए, सभी धर्मों के धर्माचार्यों के पास गए, सब राजनीतिक दल के लोगों के पास गए, सबने निमंत्रण को लिया। केवल एकमात्र कांग्रेस पार्टी ऐसी जिसने निमंत्रण लेने से मना किया, और इतना ही नहीं, प्रेस करके दुनिया को बताया कि हम अयोध्या का जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार करते हैं, कांग्रेस पार्टी इसमें शरीक नहीं होगी। प्रमोद कृष्णन जी ने कहा कांग्रेस इस पर पुनर्विचार करे, क्योंकि यदि आपका संदेश ये चला जाएगा कि आप राम विरोधी है, तो इस देश में राम का विरोध करने का जो भाव है वो बहुत समय तक टिक नहीं सकता है और जनता में आपकी अस्वीकार्यता हो जाएगी। उसका परिणाम ये है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि आप जांच एजेंसियों का डर दिखाते हैं, आप तो डराते हैं, धमकाते हैं, प्रशासन और पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं और उस आधार पर लोगों को पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। देखिए, जांच एजेंसियां सब सरकारों में काम करती है, उनका एक अपना अधिकार है। जो चोरी करता है वही जांच से डर रहा है, हम क्या करेंगे? आप चोरी कर रहे हैं इसलिए जांच से डर रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं। आप केवल कभी ईवीएम का बहाना ठिकरा फोड़ रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। आप केवल हार को इधर उधर घुमा करके प्रस्तुत करना चाहते हैं, बचाव का रास्ता देखना चाहते हैं। इससे राजनीति में काम नहीं चलता। आपको मुद्दों पर आना पड़ेगा, आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं। हम क्या इस देश की मिट्टी के खिलाफ जाने का तो काम नहीं कर रहे? क्या हम इस देश की विरासत के खिलाफ जाने का काम तो नहीं कर रहे? क्या हम इस देश की संस्कृति के खिलाफ जाने का काम तो नहीं कर रहे? कोई भी लोग इस भारत भूमि पर वो समय गया, अब भारत का उत्थान का समय है। यहाँ का समाज जाग कर खड़ा हुआ है। इस धरती से जो जो कटेगा वो राजनीतिक क्षेत्र से भी कट जाएगा। ठीक है, आज कार्यक्रम का नाम भी है शंखनाद आरंभ नए भारत का। अब मैं वापस विषय पर आता हूँ। मंत्री जी, जब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा विभाग की, ये विभाग वर्तमान सीएम के पास रहा है। हम नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, इस पर बहुत काम हुआ है, आगे क्या होगा? देखिए, हमने कहा कि हम 3 विश्वविद्यालय अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। हम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव के सारे चरण हैं उनको हम पूरा करते जा रहे हैं, और इसलिए हमने कहा कि भाई भारत की ज्ञान परंपरा को हम सम्मिलित करेंगे। अब उसमें भारत की ज्ञान परंपरा में वेदों के सूत्र होंगे, गीता का संदेश होगा, रामायण का संदेश होगा, पुराणों का होगा, बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों का जो जिसका भाव लोक कल्याण का है, वसुधैव कुटुंबकम का है, वो शिक्षा भी हम बच्चों को देना चाहेंगे, ताकि श्रेष्ठ नागरिक इन ग्रंथों से, इस भारत की ज्ञान परंपरा से प्रेरित होकर के श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण किया जा सके। दूसरी तरफ भारत का वो ज्ञान है जो ज्ञान परंपरा में है। हजारों साल से इस देश के पास एक परंपरा स्थापित हुई है। ये बात जरूर है कि हमारे पास आज डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए हमने तय किया है कि भारत की वो सारी ज्ञान परंपरा पर भी हम रिसर्च करेंगे। और जैसे रिसर्च के आधार पर यदि कोई कहते हैं कि साहब ये रूढ़िवादी है, यदि वो केवल रूढ़ी है तो हम समाज उसको अस्वीकार करना चाहिए, लेकिन यदि उसमें विज्ञान छिपा है तो उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। इसलिए भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से स्थापित करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालयों में हमने किया है। कई सेमिनार प्रारंभ किए, उसके अनुसार पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया है। अगर विश्वविद्यालयों की चर्चा हो रही है तो अतिथि शिक्षकों की बात कर लेते हैं। समय समय पर अतिथि शिक्षक मोर्चा खोलते रहे हैं और इनको लेकर बतौर उच्च शिक्षा मंत्री अभी आपने हाल ही में प्रभार लिया है, इसके बाद से क्या रणनीति है? हमने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान के समय हमने जो निर्णय लिए हैं उनको हम लागू करने जा रहे हैं। वो निर्णय है कि उनका वेतन, जो अतिथि विद्वान है उनको हम 50-50 हज़ार रुपये का वेतन करने का उस समय निर्णय किया, उसका हम क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में उनको हम एक आरक्षण दे करके, उनको अंक दे करके और उनको भर्ती में सम्मिलित करेंगे। और भर्ती प्रक्रिया हमारी चल रही है, लगातार चलेगी। उच्च शिक्षा में भी हम प्रारंभ कर रहे हैं और आयुष में भी हमारी भर्ती का काम चल रहा है। तकनीकी शिक्षा का परीक्षण चल रहा है, उसमें भी हम जैसे चुनाव के बाद में उसकी समीक्षा पूरी हो जाएगी, उसके बाद तत्काल हम भर्ती की प्रक्रिया उसमें भी शुरू करेंगे। अब तक जो बातचीत हुई, मुझे आपका एक पुरानी बात याद आती है। जब आप स्कूल शिक्षा मंत्री थे, आपने कहा कि हम सावरकर को पढ़ाएंगे। बड़ा विरोध हुआ, कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए। अब जब हम आपको उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर देख रहे हैं तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में क्या इस तरीके के बदलाव संभव है? अभी आपकी बातचीत से मुझे ऐसा अंदाजा लग रहा है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि जब हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, 1857 का यदि स्वतंत्रता संग्राम की जब हम चर्चा करेंगे, उस समय हमसे क्या चूक हुई? क्या ये संग्राम केवल गदर था?
जैसा लोग कोशिश करते हैं कि ये तो केवल गदर था, कुछ सैनिकों का युद्ध था। हमारी मान्यता ये है, बड़े बड़े इतिहासकारों की मान्यता ये है कि ये केवल गदर नहीं था, और 50 साल तक उसके बाद में अंग्रेजों ने इतना अत्याचार कर दिया था कि 1857 के आंदोलन को आंदोलन किसी ने नहीं लिखा, किसी ने बोला नहीं। 50 साल बाद यानी 1857 के बाद 1907 में वीर सावरकर ने कहा कि ये गदर नहीं है, ये भारत के लोगों का अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का स्वतंत्रता संग्राम था, आंदोलन था। और वीर सावरकर ने कहा कि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि दूसरा स्वतंत्रता संग्राम हम प्रारंभ करें और भारत को हम आजादी दिला सकें। यह साहस करने का काम केवल किसी ने किया तो वीर सावरकर ने किया था। और इसलिए ऐसे महापुरुष का, जिसको अंग्रेजों ने एक जन्म में 2-2 आजन्म कारावास की सजा दी होगी, उसका इतिहास के पन्नों में उल्लेख क्यों नहीं होना चाहिए? जो लोग जेल में नहीं गए, जिन लोगों ने यातनाएं नहीं भोगी, उन लोगों का आप उल्लेख कर रहे हो, लेकिन वीर सावरकर को 2-2 आजन्म कारावास की सजा किसी भी दुनिया के किसी भी स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी महापुरुष को 2-2 आजन्म कारावास की सजा नहीं जो वीर सावरकर को हुई। इसलिए वीर सावरकर को तो प्रेरणा पुंज के रूप में देश के युवाओं को देखना चाहिए, जरूर उसको पढ़ाना चाहिए। मंत्री जी, गलत इतिहास, सही इतिहास, इस पर जो बहस होती है सियासतदानों में, जब छात्र विद्यार्थी राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे, नेताओं को सुनेंगे, तो क्या उनके सामने संदेश जाएगा जब वो अलग अलग तर्क सुनेंगे? देखिए, इतिहास में 2 बातें नहीं हो सकती हैं। इतिहास सत्य होता है, और जो देखा है, समझा है, जिसका परीक्षण किया है और सत्य है तो सत्य है। मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या का जो ढांचा ध्वस्त किया, जब उसका खुदाई हुई, जांच हुई, तो तथ्यों के आधार पर सिद्ध हो गया कि यहाँ पर कोई भी मंदिर था। आज भोजशाला में चल रहा है, वहाँ तथ्यों के आधार पर सिद्ध जो होने वाला वो सबके सामने आने वाला है। इसलिए इतिहास के पन्नों पर जो चीजें सही आना चाहिए। यदि किसी ने हमला किया था, मैंने उल्लेख किया कि भाई एक यूनान से चलकर जो अलेक्जेंडर आया, भारत के लोगों ने जिसको सिकंदर कह दिया, वो दुनिया को लूटते आया। भारत का क्या लेना देना था? भारत में पराजित हुआ तो भारत में पराजित हुआ, क्यों नहीं पढ़ाना चाहिए? वो हमारे लिए कैसे होना चाहिए? इतिहास सही होगा, सत्य होगा, उस सत्य को ही इतिहास माना जाता है। इसलिए सही दृष्टि से देखना इतिहास को, यह भी आज की आवश्यकता है। 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में, इंदर सिंह परमार अपने चश्मे से कितनी सीटें देख रहे हैं? 29 को 29 सीटें जीतने का दावा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो तैयारी की है, तैयारी आगे चल रही है, और जहाँ जहाँ मतदान होना है वहाँ की भी पूरी तैयारी है। हम 29 की 29 ही सीटें जीतने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो वातावरण बन रहा है पूरे मध्य प्रदेश में भी और देश भर में भी, आज ही की घटना है इंदौर की, कि एक प्रत्याशी ही कांग्रेस के अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया गया है। इसलिए निराशा है कांग्रेस के लोगों में, और सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस का जो नेतृत्वहीन है, वो नेतृत्व है वो दिशाहीन हो चुका है। उसके पास कोई नीति और नीयत नहीं है। इसलिए कांग्रेस का कार्यकर्ता को एक प्रकार की कांग्रेस में अब घबराहट होने लगी है। ठीक है मंत्री जी, मेरे सहयोगी आकाश ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, सवाल पूछा था सरकारी तकनीकी यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार का। आप इस मन से क्या शंखनाद करना चाहेंगे कि फिर कभी ऐसा ना हो? क्या आप वो कदम उठाएंगे कि मॉनिटरिंग लगातार हो? हमने पूरा सिस्टम बना रहे हैं, केवल तकनीकी विश्वविद्यालयों के लिए नहीं, केवल तकनीकी कॉलेजों के लिए नहीं, तो यूनिवर्सिटियों के लिए भी बना रहे हैं। पारदर्शिता पूर्ण व्यवस्था बना रहे हैं। और हम ये भी कह रहे हैं कि सब लोग अपने सीए को तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। अब हम सीए को भी उसकी जवाबदारी के साथ उसमें जवाबदारी देखेंगे, क्योंकि सीए का काम ये होता है कि जहाँ से पैसा जाता है वो पैसा कहाँ तक पहुँचा है, यदि वो पैसा वहाँ खर्च नहीं हुआ तो वापस किस खाते में आया है, ये सब देखने की जवाबदारी भी सीए की है। इसलिए अब हम सारी पारदर्शितापूर्ण व्यवस्था हमारे कुलाधिपति यानी राज्यपाल जी के साथ कर बैठ करके उसमें नीति बनाई गई है, जिसका आगे हम क्रियान्वयन करेंगे। ठीक है, हमारा मकसद यही था कि मंत्री जी वो सवाल करें जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, नई शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है, सियासत की बात भी की, छात्रों के भविष्य की बात भी की। परमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी आप यहीं रुके रहिए। ओवर टू यू प्रेरणा। बहुत शुक्रिया आकाश और दिव्यांश, आप दोनों प्लीज़ नीचे जाइए। और मैं चाहूँगी मंत्री जी से कि आप कृपया मंच पर बने रहें। और इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए। और अब वक्त है उन लोगों को सम्मानित करने का
जिनके माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है और ये कार्यक्रम आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह और विपिन जैन जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। रवि प्रकाश सिंह OSD माफ़ कीजिएगा प्रिंसिपल हैं और विपिन जैन जी OSD हैं RD मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के। आप दोनों का बहुत स्वागत है और ये हमारे वो तमाम मेहमान होंगे जिनके माध्यम से हमारे ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। आगे इन मेहमानों से हम चर्चा भी करेंगे। शिक्षा क्षेत्र में RD मेमोरियल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जिस तरह से काम कर रहा है वो बेहद सराहनीय है और इसीलिए डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह और विपिन जैन जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। जोरदार तालियां हमारे दोनों मेहमानों के लिए। इसी के साथ अगले मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। अमित कुमार सोनी जी डायरेक्टर हैं AKS यूनिवर्सिटी सतना से हैं। अमित कुमार सोनी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। अमित कुमार सोनी जी हमारे साथ होंगे। AKS यूनिवर्सिटी सतना से हैं और मध्य प्रदेश में किस तरह से शिक्षा के नए आयाम गढ़े जा रहे हैं, ये तमाम हमारे मेहमान इस बात का साफ उदाहरण हैं। अमित कुमार सोनी जी के लिए जोरदार तालियां। कविता ठाकुर जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। फाउंडर और MD हैं A फ्लायर एविएशन एकेडमी की और कविता ठाकुर जी का बहुत स्वागत है मंच पर। A फ्लायर एविएशन एकेडमी से हैं कविता ठाकुर जी, फाउंडर हैं इस एकेडमी की और MD भी हैं कविता ठाकुर जी। जोरदार तालियां इनके लिए। तो एविएशन इंडस्ट्री में नए चेहरे देने वाली कविता जी का बहुत स्वागत। जोरदार तालियां इनके लिए। अगले मेहमान को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। मिस शिखा खरे जी और मनोज सक्सेना जी, सेंटर मैनेजर भोपाल हैं, पायलट ट्रेनिंग एयर हॉस्टेस एंड एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। मिसेस शिखा खरे और मनोज सक्सेना जी का पायलट ट्रेनिंग एयर हॉस्टेस एंड एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से हैं भोपाल से। तो हमारे खास मेहमानों का बहुत स्वागत और इस सम्मान की घड़ी जिन मेहमानों के माध्यम से हमारा ये कार्यक्रम सफल हो रहा है। अब मैं अनुरोध करूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी से कि कृपया हमारे आज के मेहमान इंदर सिंह परमार जी को सम्मानित किया जाए और ये तालियां बजती रहनी चाहिए। मंत्री इंदर सिंह परमार जी ने जिस तरह से हमारे साथ अनेक विषयों पर चर्चा की, मध्य प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है, उन तमाम विषयों पर प्रकाश डाला, उसके लिए जोरदार तालियां। और मध्य प्रदेश इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहेगा। तो इस बीच और चर्चा में हमारे साथ थे मंत्री इंदर सिंह परमार और मध्य प्रदेश में नई एजुकेशन पॉलिसी को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, इन तमाम विषयों पर चर्चा की हमारे सहयोगी आकाश और दिव्यांश ने मंत्री इंदर सिंह परमार जी से। बहुत शुक्रिया सर आपका और बहुत शुक्रिया इंदर सिंह परमार जी आपका भी।